हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1813 के विषय में बात करेंगे। इससे पहले हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करी, फिर 1791 के जो सुधार एक्ट था वो लाया गया था 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के लिए, और फिर 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चार्टर नियम है 1813 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो देखते हैं हम क्या क्वेश्चन था। तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनमें इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य यानी मोनोपोली को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो एकाधिपत्य था, मतलब इसके अलावा कोई भी व्यापार भारत में नहीं कर सकता था, उसकी मोनोपोली को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को अभी भी बरकरार रखा गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे और क्वेश्चन में ये पूछा था कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दूंगा। तो आई होप कि अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो मुझे इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने मन से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम चार्टर एक्ट को। तो क्या क्या विशेषता थी, सबसे पहले क्यों लाया गया, कारण हम समझते हैं। तो देखिए, चार्टर एक्ट का मेन रीज़न क्या था कि भारत जो अंग्रेज़ थे उनका यूरोप में चल रहे फ्रांसीसी, यहाँ पर फ्रांसीसी थे और यहाँ पर जो ये यूरोप के जो अंग्रेज़ थे ये थे, तो इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो जिससे क्या हुआ, यूरोप में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ठप्प पड़ गई और यहाँ पर व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस पर व्यापार पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और दूसरा रीज़न क्या था, असल में नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था। देखिए, उस समय नेपोलियन से टक्कर लेना बहुत मुश्किल था और उसने क्या करा था, महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करी थी। अब ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में। तो अंग्रेज़ों के यूरोप में जो यूरोपीय व्यापार मार्ग था उसे बंद कर दिया। इसलिए सभी चाहते थे कि कंपनी जो भारत में है उसको एक कंपनी का सिर्फ व्यापार करते थी, पूरे भारत में एक छोटी सी कंपनी व्यापार कर रही थी। तो ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थी, इन्होंने क्या करा, इस कंपनी के विरोध में ये कहा कि हमें भी यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो 1813 में इसे पारित किया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के मुख्य बिंदु हम देखते हैं क्या क्या थे। तो सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। देखिए, यहाँ पर सभी को छूट दे दी। अब कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। कि अभी प्रीलिम्स में पूछा था कि एकाधिकार समाप्त किया क्या, तो हाँ, एकाधिकार समाप्त कर दिया। जबकि चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रखा गया। अभी भी व्यापार चीन और चाय के साथ जो व्यापार था उस पर इनकी मोनोपोली थी। किसकी मोनोपोली थी? कंपनी की। कंपनी के भागीदारों को भारतीय मुनाफे से केवल 10.5% ही भाग मिलता। कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों में राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंपनी है उसको राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया है, ना कि ब्रिटिश क्राउन को। अभी भी ब्रिटिश क्राउन को ये अधिकार नहीं मिला है। तो इसीलिए ये देखिएगा आप, हम क्वेश्चन में जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद, इस एक्ट के अनुसार भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाले भारतीयों पर कर, सफाई, जैसे कर जो होते हैं सफाई कर, चौकीदार कर आदि लगा सकते हैं। मतलब ये कोई भी कर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पैसा लूटने की जो पॉलिसी है वो लागू हो चुकी है, भारतीयों से उनका पैसा लूटा जाएगा। साथ ही न देने वाले को दंडित करने का, देखिए यहाँ पर अगर कर नहीं दिया तो उनको दंड देने का प्रावधान भी किया गया। इस एक्ट के अनुसार कंपनी को अपना क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्य मुनाफे को अलग अलग कर दिया। देखिए, क्षेत्रीय मतलब जो छोटे लेवल पे हैं उसको अलग कर दिया, और वाणिज्यिक मुनाफा मतलब जो व्यापार करके जो पैसा कमा रहे वो तो अलग है, उनकी अलग अलग व्यवस्था की गई। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित व उसकी शक्ति का विस्तार करते हुए बोर्ड की निगरानी और आदेश को जारी रखने की शक्तियाँ
को बढ़ाएगा, मतलब इनको पूरी पावर दी गई कि ये जितना पैसा यहाँ से निकाल सके उतना पैसा निकाले। और जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी अब हम पढ़ेंगे। देखिए, कंपनी के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो ब्रिटिश सम्राट के पास ही रहा, परंतु वित्तीय मामले जो थे वो कंपनी देख रही थी। तो जो राजकीय मतलब जो जितने भी निर्णय लेने हैं वो कौन लेगा? ब्रिटिश सम्राट लेगा, लेकिन जो वित्तीय मामले हैं उन पर कंपनी नियम बना सकती है। इस एक्ट के द्वारा भारतीय कोर्टों को ब्रिटिश विषयों पर अधिकार दे दी गए। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनको आज्ञा दे दी गई कि वो भारत में जाकर धर्म प्रचार कर सकते हैं। तो यहीं से धर्म प्रचार का कॉन्सेप्ट, मतलब जो धर्म परिवर्तन हुए, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम जो थे वो ईसाई में परिवर्तन हो गए। क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था? क्योंकि जो भी लोग ईसाई धर्म को अपनाते थे उनको किसी भी तरह का टैक्स देना नहीं पड़ता था, उनको बहुत तरह की रियायतें मिलती थी। तो इस तरह से इन्होंने ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर मिशनरियों का भी प्रवेश कब हुआ? तो 1813 में हुआ, ये याद रखिएगा आप लोग। कलकत्ता में ईसाई धर्म के प्रचार व भारत में रह रहे ईसाइयों के लिए गिरजाघर यानी चर्च बनाए गए। एक बिशप और 3 पादरियों को यहाँ पर क्या करा? नियुक्त कर दिया गया। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम समझते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब ईजी हो गया होगा। तो देखिए, चार्टर एक्ट के संबंध में अपने क्या क्या कथन दिए हैं। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो बिल्कुल समाप्त कर दिया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को अभी भी बरकरार रखा गया। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो देखिए, बिल्कुल सुदृढ़ कर दिया, क्योंकि जो ये भारत में नियम कौन बना रहा था? यहाँ से बैठा बैठा ब्रिटिश क्राउन बना रहा था कि यहाँ पर ये कंपनी आएगी, वो आएगी। तो इसीलिए इस पर जो अधिकार था उस पर वो उसको मजबूती दे रहा था। तो बिल्कुल ये वाला कथन भी एकदम सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। देखिए, ब्रिटिश संसद, अभी मैंने बताया ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया, ये अभी भी कंपनी के नियंत्रण में ही था। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है? पहला और दूसरा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे फ्रेंड्स। थैंक यू।